नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा पुलिस अधिकारी संदीप कुमार की आत्महत्या के मामले में रोहतक सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 4 लोगों के नाम शामिल हैं। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार, उनकी पत्नी पी अवनीत कौर, बठिंडा ग्रामीण विधायक अमित रत्न और एक अन्य व्यक्ति। अधिकारियों ने जांच के चलते एफआईआर की प्रति साझा करने से इनकार किया है। मामला तब शुरू हुआ जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक सुसाइड नोट छोड़ने के बाद आत्महत्या कर ली थी। 14 अक्टूबर को पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर रहे एएसआई संदीप कुमार ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली। उन्होंने नोट और वीडियो छोड़कर रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और महिला अधिकारियों के यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप वाई पूरन कुमार पर लगाए थे। मामला पुलिस और प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा रहा है। असम के बक्सा जिले में गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को जेल ले जाते समय काफिले पर पथराव और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। यह काफिला बुधवार दोपहर बक्सा जिला जेल ले जाया जा रहा था, जहां भीड़ ने उसे घेरने और पथराव करने की कोशिश की। हिंसा के दौरान पुलिस ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि कम से कम 3 वाहन आग के हवाले हो गए, जिनमें आईजीपी बीटीएडी का वाहन भी शामिल था। स्थिति को काबू में करने के बाद जिला प्रशासन ने मुशालपुर और जेल के आसपास 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई और पूरे जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी श्याम कानू महंत और प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपन गर्ग और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी नंदेश्वर पोरा व परेश पैशिया शामिल हैं। आरोपियों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और नई बक्सा जिला जेल में भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान बताया था, लेकिन अंतिम सूची में 14.35 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में पता चला कि इन मतदाताओं के नाम, पता और रिश्तेदार एक जैसे हैं, जबकि उम्र में 0 से 5 साल का अंतर है और 1.32 करोड़ मतदाताओं के पते संदिग्ध हैं। आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर्स पकड़ने वाला नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्योरिफिकेशन यानी NERP सॉफ्टवेयर था, लेकिन इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। आयोग और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने रिपोर्टर के सवालों का जवाब देने से इनकार किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार में चुनाव काफी कांटे का है और लाखों डुप्लीकेट मतदाता किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस लापरवाही या साजिश की वजह से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में तनाव के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम लागू किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह युद्ध विराम तालिबान की अंतरिम सरकार के अनुरोध पर आज शाम 6 बजे से शुरू हो गया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इसकी पुष्टि की है और कहा कि इस दौरान बातचीत का रास्ता खोला जाएगा। हालांकि तालिबान ने अपनी ओर से कहा कि युद्ध विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर लागू किया गया। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की कई चौकियों को तबाह करने का दावा किया था। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के अनुसार 15 अक्टूबर को तड़के अफगान तालिबान ने हमला किया और जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 हमलावरों को मार गिराया गया। इस युद्ध विराम का मकसद दोनों पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना और आगे हिंसा को रोकना बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई को 29 अक्टूबर तक टाल दिया। गीतांजलि ने अपने पति के हिरासत मामले में याचिका में संशोधन करने की इच्छा जताई थी। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि जोधपुर जेल के जेलर ने हलफनामे में बताया कि वांगचुक से उनके बड़े भाई और वकील की मुलाकात हुई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि वे याचिका में संशोधन कर हिरासत के आधार को चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने यह भी अनुरोध किया कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ कुछ नोट्स साझा करने की अनुमति दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तर्क को स्वीकार किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें वांगचुक को नोट्स साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। चिराग पासवान को मिली 29 सीटों और जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की लिस्ट से कई नेता नाराज हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है।
और कार्यकर्ताओं को एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल न होने के निर्देश दिए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भी टिकट न मिलने पर विरोध किया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे वोट ट्रांसफर प्रभावित हो सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां दूसरे घटक दल के उम्मीदवार खड़े हैं। पहले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के वोट ट्रांसफर पर पवन सिंह की निर्दलीय उम्मीदवार बनने से असर पड़ा था। इस बार भी अगर समर्थक एनडीए के उम्मीदवारों को समर्थन नहीं देते तो परिणाम पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद भारत ने रूसी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। एक यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो यानी करीब 2.91 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया। इस अवधि में भारत चीन के बाद रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में भारत ने कुल 3.6 अरब यूरो के रूसी जीवाश्म ईंधन खरीदे, जिनमें 77% कच्चा तेल, 13% कोयला और 10% तेल उत्पाद शामिल थे। रूस से तेल आयात 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो बीते महीनों की तुलना में 9% कम था, लेकिन कुल आयात में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे दी है। यह छूट 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहेगी और केवल NEERI द्वारा अनुमोदित QR कोड वाले ग्रीन पटाखों पर ही होगी। कोर्ट ने बिक्री के लिए तय स्थानों और पुलिस गश्ती दल गठित करने के निर्देश दिए हैं, जबकि ई-कॉमर्स पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश अक्टूबर 2018 के अर्जुन गोपाल मामले के फैसले के अनुरूप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग रोकना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि अतीत में पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अवैध पटाखों की आपूर्ति जारी रही। इस फैसले की सफलता प्रशासन, पुलिस और जनता के सहयोग पर निर्भर करेगी। जनता को ग्रीन पटाखों की पहचान और उनके पर्यावरणीय लाभों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, ताकि अवैध पटाखों के उपयोग को कम किया जा सके। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 12 नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है। उन्होंने हाल ही में पटना में बीजेपी की सदस्यता ली थी और कहा था कि वे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हैं तथा नीतीश कुमार से प्रेरित होकर उनके सहयोग के लिए काम करेंगी। लिस्ट में 2 अनुसूचित जाति और 2 महिला उम्मीदवारों को भी जगह मिली है। इसके अलावा पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से और रंजन कुमार को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई मौजूदा विधायकों के नाम शामिल नहीं थे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने भी आज बुधवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रमुख नामों में सराय रंजन से मंत्री विजय कुमार चौधरी, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंघेश्वर से रमेश ऋषि देव, मधेपुरा से कविता साहा और महिषी से गंधेश्वर शाह शामिल हैं। यह लिस्ट एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद जारी की गई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और समस्तीपुर व दरभंगा में रैलियों को संबोधित करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को घोषणा की कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया ताकि वे संगठनात्मक कामों पर पूरा ध्यान दे सकें। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ किसी अन्य उम्मीदवार को उतारा है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि अगर जनसुराज पार्टी बिहार चुनाव जीतती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि या तो हम शानदार जीत दर्ज करेंगे या पूरी तरह हारेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए 150 से कम सीटें हार मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर जनता जनसुराज को मौका देती है तो वे बिहार को देश के 10 सबसे विकसित राज्यों में शामिल करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में हलचल जारी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी के व्यापक हित में लिया गया। इस फैसले पर विपक्ष ने निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किशोर ने यह मान लिया कि जनसुराज पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने युद्ध मैदान में जाने से पहले ही हार मान ली। तिवारी ने आगे कहा कि किशोर को समझ लेना चाहिए कि राजनीति केवल सलाह देने जितनी आसान नहीं है, उनकी घड़ी पहले ही ठप हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.6% कर दिया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% रही, जिसका मुख्य कारण निजी उपभोग में वृद्धि रहा। वहीं चीन की विकास दर 0.2% घटकर 4.8% रहने का अनुमान है। अमेरिका की विकास दर में भी 0.8% की गिरावट का अनुमान है और यह 2% तक रह सकती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।